आज आदरणीय यमियल को जिला नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम से मध्य प्रदेश से है। तो मैं वो आज हमें आहार पर बात करने वाले हैं हम सभी। तो उनका मार्गदर्शन हमें आहार पर आज मिलेगा। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए आहार कितना जरूरी है। दिन भर हम भागदौड़ करते हैं सिर्फ आहार के लिए, और आहार को ही हम समय नहीं देते हैं। जब भोजन होता है तो हम यहाँ कहीं व्यस्त रहते हैं। तो ठीक से भोजन भी करना जरूरी है, तभी हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं आगे आदरणीय यमिल गौर साहब को आमंत्रित करती हूँ इस योगाहार मंच पर। जी ओम। सदन को सादर प्रणाम। और आज सर्वप्रथम डॉक्टर ब्रजभूषण जी ने योग की क्लास शुरू की और बाद में योगी भाई जी ने उसको पूरा किया, जिसमें उन्होंने मुद्राओं के साथ जो आज हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी वो महत्वपूर्ण थी। और आदरणीय मुकेश भाई ने भी हनुमान चालीसा का जो पाठ कराया मंत्र पूर्ण करते हुए, मैं आज की सुबह की वेला में सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आचार्य श्री बालकृष्ण जी के चरणों में सादर नमन करते हुए, जिन्होंने देश और दुनिया में योग और आयुर्वेद की अलग जगह दी और उसे जन जन तक पहुंचाने का जो एक बीड़ा उठाया है, जो निरंतर जारी है। परम पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से, आचार्य जी की प्रेरणा से, उसी कड़ी में हमारा जो योगाहार का मंच है, यह भी उसी का हिस्सा है, जो कि निरंतर 860 दिन से निरंतर जारी है, जिसके मार्गदर्शक परम सम्मानीय पवन सर जी हैं और इसके मुख्य सूत्रधार के रूप में हमारे मध्य प्रदेश पूर्व के पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी सम्मानीय मुन्नीलाल जी यादव, बहन रंजना जी, श्री रमेश मेहरा जी एवं उनकी नर्मदापुरम की टीम और ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्य, जो अनवरत रूप से इस योगाहार कार्यक्रम में प्रतिदिन अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए महत्वपूर्ण सुझाव, मार्गदर्शन देते हैं। और देश के विभिन्न कोनों से जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वैज्ञानिक हों, आहार से संबंधित, प्राकृतिक प्रकृति से संबंधित, जैविक से संबंधित वैज्ञानिकों के साथ साथ जो किसान भाई हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं या जो इससे संबंधित अनुभव वाले लोग हैं, उनसे हमारा वार्तालाप कराते हैं, उनके अनुभव शेयर कराते हैं। तो ऐसे सभी को, जिसमें भाई दिनेश जी सेमवाल हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं, शरद वर्मा जी हैं, भगवान दास जी हैं और सभी लोग हैं, मैं उन सबको मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। मैं आज दिया कि विशेष जानकारी तो नहीं, परंतु मुझे जो जानकारी है उसे मैं ध्यान देने का प्रयास करूंगा। और ये जो जानकारी मैं आपको दूंगा शायद हम सभी को जानते हैं, परंतु हम उसको कहते हैं ना, इग्नोर करना। हम किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं और उसको अमल में नहीं लाते हैं, जिससे हम अपने शरीर को अस्वस्थ कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एक थीम देना चाहूंगा कि ईश्वर ने जब इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जिन्हें भी, जिसे भी जन्म दिया है, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, उसको जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए इस प्रकृति में सब कुछ दिया है, जो उसे जीवित रहने के लिए परम आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा, और स्वस्थ रहने के लिए जड़ी बूटियां, अनाज, मसाले इत्यादि, जो कि हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं। और ये सब कुछ प्रकृति में ने ही दिया है हमें।
चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे अनाज हो, चाहे मसाले हों, या हवा और पानी जो है, ये सब हमें प्रकृति ने ही दिया है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को जीवित रख सकते हैं। तो जब प्रकृति में उपलब्ध है तो इसी से जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसी को प्राकृतिक चिकित्सा का नाम दिया गया है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा अलग से कोई नाम नहीं आया, क्योंकि ये सब प्रकृति ने ही दिया है, और इसके द्वारा हम अपने शरीर को जब स्वस्थ रख सकते हैं तो हम इसे प्राकृतिक चिकित्सा कह सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा के जो मुख्य अंग हैं, इसमें योग, आयुर्वेद, आहार और एक्यूप्रेशर चिकित्सा, जो कि आप देखे होंगे कि योग, आहार और आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, ये सभी मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु जीवित रखने के लिए आहार एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए आहार भी बहुत आवश्यक है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज भी हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों में, आयुर्वेदाचार्यों ने जो बताया हमें कि भोजन जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो आहार हमारा सात्विक भोजन होता है, वो शरीर के मन को शुद्ध करता है, मन को शांति प्रदान करता है, जिसमें अनाज भी हैं, फल भी हैं और सब्जियां भी हैं। राजसिक जो होता है वो शरीर और मस्तिष्क को कार्य के लिए प्रेरित करता है, परंतु उसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया है, जैसे मसालेदार, तले हुए, लहसुन, प्याज इत्यादि जो होता है राजसिक में आ जाता है। और तामसिक भोजन जो शरीर और मन दोनों को सुस्त करता है। हम कहते जरूर हैं, जिसमें कि कहते हैं ना, या तो नॉन वेज हो या अधिक मीठा भोजन, वसायुक्त भोजन और बासा भोजन, ये सब तामसिक में आते हैं। अब तामसिक भोजन करने से हमारे मन और शरीर पूरा सुस्त हो जाता है। कोई बोलेगा हष्ट पुष्ट करेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है धारणा हमारी, और उसी आधार पे हम ये करते रहते हैं, जो मर्जी आए वो खा लेते हैं। तो इसी सब चीज को हमें ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। अब चूंकि आहार वाली बात आ रही है, तो उसमें एक आता है स्वस्थ आहार और दूसरा आता है संतुलित आहार। अब स्वस्थ आहार और संतुलित आहार दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, परंतु स्वस्थ आहार वह है जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, और मुख्य रूप से जिसमें कहते हैं ना, हमारा शरीर में मोटापा हो, हृदय रोग हो, मधुमेह के रोग हो, कैंसर आदि जो क्रॉनिक डिसीज जिसको कहते हैं, उन रोगों को के लिए ये रोकथाम भी करता है स्वस्थ आहार। और रोकथाम के लिए जो इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है, और स्वस्थ आहार जिसमें समुचित मात्रा में सारे पोषक तत्व हमें मिल जाएं, जिसमें पानी भी शामिल है। भोजन में, आहार में पोषक तत्वों के साथ पानी भी बहुत हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, इसलिए वह भी शामिल है। संतुलित आहार वो है जो पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियों को रोकथाम करने के लिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसकी रोकथाम भी करेगा, जिसमें चूंकि संतुलित आहार में एक निश्चित मात्रा होती है और निश्चित मात्रा में
उसका जो अनुपात होता है उस अनुपात में हमें कहते हैं ना कि शरीर में जो आवश्यक होता है वो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेटेड होता है, विटामिन होते हैं, आयरन होते हैं, फाइबर भी होता है, खनिज पदार्थ जिसको कहना चाहिए वो भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है और पानी भी आवश्यक है। तो ये घटक जो हैं हमें किन संतुलित आहार में मिले, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ही आयरन आयरन का अगर अपन भोजन करेंगे तो वो शायद आपको अनपच जैसा आपको कर देगा। प्रोटीन ही प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। जैसे कल भी एक चर्चा हो रही थी कि कुछ अनाज, कुछ सब्जियां, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप लगातार सेवन करेंगे, कल बहुत अच्छे से हमें बताया था आदरणीय हमारे जीपीएस महोदय ने, कि अगर सूरन है, एक है, अगर सूरन सब्जी है, बिल्कुल साल में 2-3 बार खाना चाहिए। कुंदरू कदूरी पे से बात आई थी। तो इसको अगर हम लगातार उपयोग करते हैं तो उससे हमें उसके जो विटामिन मिलेंगे तो उससे हमें नुकसान ही होगा। अब चूंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है ये शायद सभी हम थोड़ा जानकारी है, परंतु जैसे कि क्या होता है कि अनाज, दाल, पनीर, मक्का, मूंगफली, मटर इत्यादि, बादाम, पिस्ता, पनीर, दूध, दही, इनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मिलता है और सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इन्हीं चीजों से मिलते हैं और ये हमारे शरीर की जो ऊर्जा को प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आहार से। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जब रोग ही नहीं होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब चूंकि बात आती है कि भोजन हमें ऋतु के अनुसार भी करना चाहिए। जब वो भोजन हम करते हैं, क्योंकि संतुलित आहार भी हो गया, हम स्वस्थ आहार हो गया, परंतु हमारा शरीर जो बना हुआ है, प्रत्येक मनुष्य का शरीर अलग अलग नेचर के साथ, अलग अलग जलवायु के साथ, अलग अलग उसमें बना हुआ है, जिसमें हम कहते हैं ना 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। अब वात, पित्त और कफ की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, वो अगर तीनों सम है तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर कुछ अनबैलेंस है, विपरीत व्यवस्था है, दो तो कम से कम दोष मनुष्य में रहते ही हैं। अब चूंकि अगर इनका बढ़ना या घटना, तो घटने से तो शायद नुकसान नहीं होगा कि वात, पित्त या कफ तीनों दोष हैं, इसमें से अगर घट गया तो शायद दोष हो, परंतु बढ़ने से जरूर हमें, बढ़ने से जो दोष होता है वो हमारे शरीर की जो धातु की स्थिति है उसको क्षीण करता है। इसलिए हमें वात, पित्त और कफ जिसको कहते हैं, जैसे बात है वायु और आकाश तत्व से बना हुआ होता है, तो जो वायु रोग से संबंधित, अगर वात रोग है तो वायु से संबंधित होता है। पित्त, अग्नि, गर्मी, जिसको शरीर गर्मी रहती है, ये अग्नि और जल तत्व से बनता है, के कारण होता है पित्त। और कफ, ये पृथ्वी तत्व जिसमें अधिक ठंडा और जल तत्व से ही ये बनता है। तो कफ प्रवृत्ति, पात प्रवृत्ति और कफ, वात, पित्त तीनों चीजों को हमें सम रखना बहुत आवश्यक होता है। और सम रखने के लिए हमें ऋतु अनुसार और मृत्यु अनुसार भोजन करना चाहिए कि हमें किस ऋतु में क्या भोजन करें। क्योंकि क्या होता है, हम विशेष रूप से ऋतु के अनुसार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमें किस चीज में क्या खाना चाहिए। आज के इस युग में 12 महीने हर सब्जियां मिलने लगी, 12 महीने हर अनाज मिलने लगा है।
अनाज तो मिलता ही है क्योंकि 12 महीने, पर सब्जियां जिसको हम कहते हैं और फल 12 महीने। आम भी इस सीजन में अगर आप देखेंगे तो आम मिल जाएंगे, परंतु इस सीजन में आम विरुद्ध आहार में आ जाएगा आपको। तो कुछ जो ऋतु, 3 ऋतु होती हैं, उसको 6 ऋतु में हमने बांटा है आयुर्वेद के अनुसार। तो जो कि जनवरी से मार्च तक के बीच में, जिसको हम शिशिर ऋतु कहते हैं, और शिशिर ऋतु में हमें, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो गर्म प्रवृत्ति वाले भोजन, जिसमें गेहूं, चना, नया ज्वार, नई मक्का इत्यादि अनाज का हमें सेवन करना चाहिए, जिसमें गर्म प्रवृत्ति होती है। इसमें आपका पानी भी हमें गुनगुना ही, हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी पाचन क्रिया एकदम ठीक रहती है। इन दिनों में चटपटे खाने की आदत मन लल जाता है, तला हुआ खाने का भी मन करता है। तो इस सीजन में वो विरुद्ध आहार में चटपटे, ठंडे प्रवृत्ति वाले और जो बादी कारक होते हैं, वो भी फल, सब्जी, अनाज हमें नहीं लेना चाहिए। इसमें आयुर्वेद में तो कहा गया है कि इस सीजन में करेला और लहसुन दोनों वर्जित होते हैं, नहीं खाना चाहिए। बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद मार्च से मई के बीच में जो होती है बसंत ऋतु होती है। अब बसंत ऋतु जो होती है, उसमें भी कफनाशक, इसमें कफ बढ़ता है, और इसमें जो कफनाशक पदार्थ का भी हमें सेवन करना चाहिए, जिसमें आपको हमारे अनाज में जो हम नॉर्मल खाते हैं, जैसे अनाज, गेहूं, चना इत्यादि जो हम अभी लेते हैं, उसको हमें लेना चाहिए, जिसमें ऐसा कहा गया है केला, संतरा इत्यादि भी फल का हम उपयोग कर सकते हैं, ये कफनाशक में आ जाता है, खीरा भी। परंतु मार्च से मई के बीच में भी बहुत ठंडे पदार्थ, आलू इत्यादि चिकने पदार्थ नहीं हमें खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऋतु के अनुसार अगर भोजन नहीं करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव जरूर होंगे, और उन दुष्प्रभाव का असर हमें अभी पता नहीं लगता। ये धीरे धीरे हमारे शरीर की शक्ति को क्षीण करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। अब आती है ग्रीष्म ऋतु, जो मई से जुलाई तक होते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि अनाज में पुराना गेहूं ही खाना चाहिए। पानी जब तक नहीं गिरता है तब तक नया अनाज, जिसमें गेहूं विशेषकर और चावल, हमें नहीं खाना चाहिए। गर्मी में कहते ना, हमें जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि गर्मी में सत्तू का उपयोग बहुत आवश्यक है, जिसमें गेहूं, जौ, चना और साबधान का जो सत्तू बनाया जाता है, उसे हम उपयोग करें। सब्जियों में, मतलब फलों में केरी का पना खट्टा जो होता है, बाकी का उसको भी ध्यान रखें कि जिसको बात रोग है वो केरी का पना खट्टा ना खाएं। भले गर्मी है, परंतु केरी का पना उसके लिए जहर हो जाएगा। करेला, परवल, तरबूज इस टाइप की जो सब्जियां होती हैं, उनका हम उपयोग करें। तीखे, नमकीन और चटपटे जो भोजन हम करने के लिए करते हैं, मन करता है, और अधिक गर्म पदार्थ हम ना लें। इसी प्रकार वर्षा ऋतु जो होती है जुलाई से सितंबर के बीच में भी हमें जो भोजन के लिए लेना चाहिए कि चावल, गेहूं और इत्यादि, जिसमें हम भोजन कम करें और गर्म पानी का भी उपयोग करें।
इसको गुनगुना पानी कहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में भोजन की जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, और उस कमजोर वाली इस मौसम में हरी पत्तियां, पत्ती वाली सब्जी और पित्त कारक जो सब्जी होती है वो हम इसमें ना लें, क्योंकि इसमें पित्त पड़ते हैं। अभी बुजुर्ग कहते थे कि हरी सब्जी इस टाइम पे, जिसमें हमारे यहाँ गिलकी भी होती है, तुरई भी होती है, और आज आप देखेंगे मेथी और पालक की भाजी भी बरसात में मिलने लगी है। स्वाद के लिए हम जरूर खाने लगते हैं, परंतु इसमें इतने कीटाणु होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं लगता। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर से नवंबर और नवंबर से तक हेमंत ऋतु, इसमें कुछ जो वर्जित चीजें हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्टूबर नवंबर में पित्त और बढ़ते हैं। इसमें हमको ऐसा आहार लें जिससे हमारा पित्त ना बढ़े। और नवंबर से जनवरी के बीच में जो ठंडी ऋतु होती है, इसमें ठंडी से वाली चीजें हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पे विपरीत असर पड़े। अब चूंकि हम विपरीत असर और विरुद्ध आहार वाली बात अगर हम करते हैं कि विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत चीजें हमें पता भी है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करने से शरीर पे धीरे धीरे ये दुष्प्रभाव डालते हैं, हमारे धातुओं को दूषित करते हैं और हमारे रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को करते हैं। आपको तुरंत इसका असर नहीं दिखेगा, परंतु इसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो आप तुरंत महसूस करते हैं। जैसे कल परसों चर्चा हो रही थी हमारी कि दही और खीर एक साथ जब हम भोजन में करने जाते हैं या किसी रिसेप्शन में जाते हैं, तो हम रात को जैसे दही नहीं खाना चाहिए, परंतु रात में रिसेप्शन में अगर जाते हैं तो दही बड़े जरूर मिलते हैं। तो उड़द और दही दोनों पहले तो विरुद्ध आहार हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं बनते। दूसरी चीज, रात में दही वर्जित है पर उसको हम जरूर खाते हैं। और दूध, हम रसमलाई के साथ में हम उधर चाट वाली दुकान पे जाएंगे तो इमली की चटनी की खटाई भी डाल के उस दही बड़े में खाएंगे, या चाट के साथ खाएंगे, या पानी पूरी खाएंगे। तो ये सारे के सारे विरुद्ध आहार है। आप उस दिन, जिस दिन आप जाते हो, तो पहले तो आपको खाना नहीं खिलाता। आम व्यक्ति की एक बात होती है कि अगर हम रिसेप्शन में गए या भोजन में गए, अगर ये आप कोई बैठ के पंक्ति भी खाई है तो भी उसमें जो विरुद्ध आहार रहता है, क्योंकि उसमें अचार चटनी जरूर होता है। अब अचार चटनी भी होगा और मीठा दूध से बनी चीज भी होगी, तो दोनों चीज खाएंगे। तो उससे आप देखते हैं कि या तो अगर आपने दोपहर में इस टाइप का भोजन कर लिया तो शाम को भोजन नहीं कर पाएंगे, और अगर रात में गए तो पहले तो आप भोजन करेंगे नहीं कर पाएंगे उतना जितना आप रोज करते हैं, और अगर कर लिया तो आपको सुबह उठेंगे तो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, पेट गड़बड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पाचन तंत्र को कमजोर करने के लिए आपने विरुद्ध आहार लिया है। और मीठा जरूर होता है, 2 और 3 कंपटीशन में बनते हैं कि 2 मीठे, 3 मीठे, 4 मीठे। और जो शक्कर है, परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये सफेद जहर है, ये पाचन शक्ति को कमजोर करता है। खाना खाने के बाद हम मिठाई का उपयोग करते हैं, परंतु वो नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद एक रिवाज जैसा बन गया है कि भैया मिठाई तो चलती है और फल तो चलते हैं, जबकि फल भी हमें भोजन के पहले करना चाहिए, सलाद पहले करना चाहिए। तो अभी क्योंकि हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं और मिठाई भी खाते हैं, खटाई भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और सुबह जब उठते हैं रिसेप्शन में जाने के बाद दूसरे दिन, तो आपका पेट साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पाचन शक्ति
कि कमजोर होने से वो पचा नहीं है, और अगर जो चीज पचती नहीं है वो हमारे पेट में क्या होता है, सड़ता है, और जो हमने खाया उसका जूस आपको नहीं मिलता। तो दूसरी चीज है कि जो आपने आपको शरीर की आवश्यक था वो आपने खाया, उसकी ऊर्जा चाहिए था, वो एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि जो आपने रात में खाया था उसका जूस नहीं मिल पाया, एनर्जी लॉस हुई, और पेट साफ नहीं होने से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट में अनाज अगर पचा नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, वो पेट में पड़ा रहता है, और पेट साफ नहीं होने से अंदर बैक्टीरिया पड़े रहते हैं, और बैक्टीरिया हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ से निकलता है, मलमूत्र से निकलेंगे, पसीने से निकलेंगे, और हमारे श्वासों के द्वारा निकलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हम उतनी ही या ऑक्सीजन उतनी ही लेते हैं जितनी हम जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही निकलती है जितनी हम अंदर श्वास लेते हैं। तो जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो सारे जो विजातीय तत्व हैं, बैक्टीरिया, डेड सेल्स हैं, वो बाहर निकलेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि योग से ही सारी बीमारियां दूर होती हैं। अब चूंकि विरुद्ध आहार की बात कर रहे थे हम, विरुद्ध आहार के बारे में बहुत सारे आहार हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं लेना चाहिए, परंतु उसमें देश की जो जलवायु है उसके आधार पर भी निर्भर करते हैं। जैसे ठंडे देश में या गर्म प्रदेश में या गर्म ऋतु में ठंडे हमको नहीं लेना चाहिए, जैसे तो उसके कारण उसकी दृष्टि के आधार पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। मौसम की दृष्टि से भी, जैसे गर्मी में ठंडी में ठंडी चीज का उपयोग ना करें, अधिक गर्मी में अधिक गर्म चीज का उपयोग ना करें, अधिक ठंडी चीज का भी उपयोग ना करें। पाचन शक्ति की दृष्टि से भी, क्योंकि पाचन शक्ति जिसको कहते हैं हम अग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि ही हमारी सब कुछ मतलब स्वास्थ्य की जड़ है। हमें भूख हमारी जठराग्नि प्रतीत होती है तभी हमें भूख लगती है, और परंतु हमें मंद अग्नि वाले पदार्थ, आहार हमें नहीं लेना चाहिए, जिसमें खूब अधिक ठंडे, जो कि मंद अग्नि किसको करते हैं, ठंडी वाले पदार्थ, अधिक चिकनाई वाले पदार्थ हुए, और मिठाई युक्त, तो मैंने आपको बताया कि हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करने के लिए जो भी पदार्थ, अनाज हैं, आहार हैं, वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो खाने के बाद मीठा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हमारी आदत है तो मिठास में प्राकृतिक चीज को हम जरूर ले सकते हैं, परंतु शक्कर वाली मीठी चीज को हम बिल्कुल ना लें। जैसे फिर आता है मात्रा की दृष्टि से, जैसे घी और शहद हम कम मात्रा में ना लें। अगर मतलब सम मात्रा के अलावा अगर कम ज्यादा मात्रा लेते तो दोनों ही शरीर के लिए लाभदायक है और अमृत है, परंतु सम मात्रा में अगर हम लेते हैं तो ये जहर का काम करते हैं हमारे शरीर में। फिर आता है दोष की दृष्टि से विरुद्ध आहार, वात, पित्त और कफ, जिसको मैंने बताया आपको अभी कि वात, पित्त और कफ, जिसको अगर पित्त बढ़े हुए हैं और खटाई आप दे दो, आम केरी का पना दे दो गर्मी में, उसके पित्त और बढ़ जाएंगे। खाली पेट अगर आपने आंवला खाली पेट ले लिया, आंवले का रस, उसमें भी उसको पित्त बढ़ जाएंगे, जबकि दोनों ये सब चीजें हमारे लिए अमृत हैं। तो हमें अपने वात, पित्त और कफ, प्रकृति जो है शरीर की, उसके आधार पर भी हमें आहार लेना चाहिए। अब पाचन की दृष्टि से भी, क्योंकि पाचन तंत्र खराब ना हो, पाचन तंत्र खराब कब होता है, जब हम, जो आपको बताया, रिसेप्शन में जाते हैं या घर में भी कोई मेहमान नवाजी करते हैं, तब हम अपने घर में भी वही चीज बना लेते हैं, खीर और करेला और अचार और चटनी और बहुत सारी चीजें, जो कि विरुद्ध आहार। तो उसमें क्या होता है, पाचन तंत्र खराब होता है। पाचन तंत्र खराब होने से क्या होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता, मल सख्त हो जाता है,
कब्ज हो जाती है। और अगर नित्य प्रति हमने अगर ये अनियमितता बरती तो हमारा जो कब्ज पड़ेगी, जिससे तीनों रोग पैदा होते हैं। वात पित्त कफ वाले भोजन तो हम बिल्कुल ना ही करें, जिसमें वात और कफ दोनों हमारे शरीर के लिए होते हैं, जिसमें खटाई और ठंडाई। वात रोग बढ़ाता है खटाई, और ठंडाई वाली चीज बढ़ाती है कफ को। तो वात और कफ को बढ़ाने के लिए जो भोजन है वो हम बिल्कुल ध्यान में देकर ही करें। और अब शरीर आ गई है, शरीर की अवस्था के अनुसार हमें विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए। जैसे शरीर की अवस्था है जिसको खूब मोटापा बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी है और खूब चिकनाई युक्त पदार्थ खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, शक्कर मीठा ज्यादा खा रहे हैं, मैदे का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, मैदे से बनी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार की गिनती में आता है। इसलिए उसको कहा गया है शरीर की अवस्था के अनुसार विरुद्ध आहार। आता है फिर रुचि की दृष्टि से कि हमारी रुचि क्या है, और रुचिकर भोजन भी अगर अरुचि से हमने खाया तो वो भी विरुद्ध आहार बन जाएगा। आपका मन अच्छा नहीं है कि आज तो हमें फलानी चीज खानी थी और आज चीज बन गई है, परंतु ये बहुत रुचिकर है, परंतु फिर भी ये नहीं खाना था। अगर उसको बेमन से अगर आप खाएंगे तो इसलिए मन शांत रहते हुए, मन को ना भटकाते हुए, जिसमें कहा गया है कि ना मोबाइल ना टीवी कुछ भी ना, बातचीत ना करें। कुछ लोगों को आपने देखा है कि खाना खाते समय बात भी नहीं करते और अधिक चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। जो भी भोजन करें जिससे कि हमारे दांत का काम आंतों को ना करना पड़े। 32 बार चबा के खाने की जो हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है और वो चल रही है, जो कि कहीं हमें ऐसा आज के जमाने में बच्चों से बोलेंगे तो कहेंगे ये तो बुद्धू बना रहे हैं। कहने का मतलब होता है कि अगर हम 32 बार चबाएंगे एक कौर को तो वो पानी बन जाएगा। तो इसलिए खाने को, आहार को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। जल खाओ कहते हैं ना बंगला में, तो जल को खाने का मतलब होता है जल को घूट घूट करके पीना, और खड़े होकर कभी भी नहीं पीना। रुक रुक कर, ऐसा नहीं कि बाटा लड़ाई या खूब प्यास लगी और जम के गट 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 करके पी गए, नहीं, उसको घूट घूट करके पिएंगे, उसका एहसास तुरंत मिलेगा। ऐसे ही भोजन को चबा चबा कर खाएंगे, अगर उसको हमने जल बना के अगर खाया तो शायद आपको वो ही भोजन इतना ज्यादा होगा रुचिकर कि जिसका लाभ भी अधिक मिलेगा। तो इसलिए हमें भोजन रुचि के अनुसार भी रुचि से खाना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो सबको जानकारी में भी हैं कि हमें किसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे एक दूध है, दूध के साथ बहुत सारी चीजें हैं, दही भी सबको जानकारी में है। ये तो नमक भी नहीं लेना चाहिए और खरबूजा भी नहीं लेना चाहिए, नारियल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंवला, गुड़, तिलकुट इत्यादि जो चीजें हैं इसका हम ध्यान नहीं देते हैं। कल भी बात आ रही थी कि गुड़ और लाभदायक है, पर दोनों को अलग अलग अगर हम खाएंगे तो दोनों लाभदायक होते हैं, परंतु विरुद्ध आहार एक दूसरे के साथ अगर हम खाएंगे तो वो विरुद्ध आहार की गिनती में आता है। तो हमें ये चीज का ध्यान से देना चाहिए। अभी दही के साथ गर्म भोजन, पनीर, खरबूजा, दूध इत्यादि जो तो है ही, परंतु गर्म भोजन विशेष करके हम दही पराठा खाते हैं। अब क्योंकि दही के साथ और गरम गरम पराठा खाते हैं, पराठा आपने खा लिया ठीक है, परंतु गरम अगर खाया आप तो आपको वो विरुद्ध आहार की गिनती में आ जाता है। और कटहल की सब्जी के साथ भी आप खीर ना खाएं। दूध से बनी हुई खीर, खटाई तो खाते ही नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए। जैसे अभी आपने रायता भी खा लिया और खीर भी खा ली, या रायते से मतलब नहीं है, आपने अगर मेहमान नवाजी के लिए गए या किसी ने आपको अचार भी दिया, अचार भी आपने खाया और खीर भी खाई, वो भी विरुद्ध आहार में आ जाता है।
और शहद जिसको हम कहते हैं सम मात्रा में घी के साथ तो लेना ही नहीं है, परंतु गर्म दूध और गर्म पानी के साथ भी नहीं लेना। गुनगुने पानी के साथ लेना और गर्म पानी के साथ लेना, दोनों में अंतर आता है। तो इसलिए ज्यादा गर्म पानी के साथ शहद को हम ना लें। जो सुबह सुबह अगर लेते हैं एनर्जी बढ़ाता है, तो सादा गुनगुने पानी के साथ हम शहद को लें तो चम्मच शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देता है, परंतु गर्म पानी के साथ हम ना लें। अभी ठंडे तेल, घी, गर्म दूध, अमरूद, खीरा ठंडे जल के साथ इनको नहीं लेना, तरबूज भी नहीं लेना। तो इसका मतलब है कि तरबूज को भी हम फ्रिज में रख के ना खाएं, क्योंकि उसको ठंडे जल के साथ अगर नहीं लेना है तो तरबूज हमारे लिए वो नुकसान करेगा। कहते जरूर हैं कि हम बिल्कुल बढ़िया, और रिसेप्शन में जाते हैं तो बढ़िया बर्फ के ऊपर रखा हुआ तरबूज खाते हैं, क्योंकि वो ठंडा करके देते हैं। अब उसको जबकि ठंडे जल के साथ खीरा और तरबूज दोनों नहीं खाना चाहिए। दही के साथ खीरा भी विरुद्ध आहार में आता है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, खीरे का रायता, फ्रूट रायता, बहुत सारी चीजें डली रहती हैं, आपने देखा होगा। दूध के कस्टर्ड में पाउडर के साथ कस्टर्ड की खीर बन जाती है, उसमें आपके देखा होगा आपने कि अनार भी डला होगा, अंगूर भी डला होगा, दूध वाले जो कस्टर्ड बनाते हैं, इस टाइप की चीज होगी, और हम उसको बढ़िया चाव से खाते हैं, जबकि वो हमारा बिल्कुल विरुद्ध आहार है। घी और जो फ्रूट रायता जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम विरुद्ध आहार वाली चीजें मतलब ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। विरुद्ध आहार आयुर्वेद में आम के साथ दूध भी माना गया है। गन्ने के रस में, गन्ना के रस में अगर आपको अदरक डाल के कोई देता है तो वो भी विरुद्ध आहार में आ जाता है। तो ये सब चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कफ, वात और पित्त के लिए जो हमारे मुख्य अनाज हैं, जिसमें गेहूं, चावल, केला, राई, कुल्फी इत्यादि जो होती है, वो कफ कारक होते हैं। गेहूं और चावल भी कफ बढ़ाता है, जिसमें, और पित्त कारक होते हैं, पनीर हुआ, लहसुन हुआ, इस टाइप की चीजें जो पित्त कारक होती हैं। वात कारक और गैस कारक में सब्जियों में आपको बता दूं, बंद गोभी होती है, फली वाली सब्जी होती है, वो भी वात कारक और गैस बढ़ाने वाली होती है। आलू होते हैं, इस टाइप की चीजें से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो ये बात थी विरुद्ध आहार में। अभी दूध के साथ हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि दूध के साथ हमें गिलकी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे चर्म रोग होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें आहार में ध्यान देते हुए शरीर की अवस्था और ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। ये आज कुछ जानकारियां मैंने दी, और इस पे किसी की कोई प्रतिक्रिया हो, कोई बात हो, तो बात करने की कृपा करें। और सभी को ओम धन्यवाद। जी ओम, धन्यवाद आदरणीय गौर साहब, आपने बहुत सुंदर आज आहार पर मार्गदर्शन दिया। ऋतुनुसार आहार कैसे लेना चाहिए, और हमारे शरीर के त्रिदोष, वात, कफ, पित्त, इस पर भी, और वर्षा ऋतुनुसार भी हमें कैसे आहार लेना चाहिए, और आहार हमारे लिए कितना जरूरी है, और विरुद्ध आहार कैसे ना ले, इस पर भी आज आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। अगर हमारे सदन में कोई भाई बहन आदरणीय यमल गौर साहब से सवाल करना चाहते हैं, तो सादर आमंत्रित है, हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आदरणीय पवन कुमार सर के पास चलते हैं।
आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। आज के हमारे चीफ गेस्ट और आज के हमारे योग शिक्षक, आज के योग आहार कार्यक्रम के बारे में आपका मार्गदर्शन। जी आदरणीय पवन कुमार सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी पवन कुमार सर तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए जी बहन जी, स्वागत है आपका। ओम सदन को कोटि से प्रणाम। गौर साहब जिससे मुझे ये कहना था कि कब प्रकृति का, जैसे बताया उन्होंने कि गेहूं और चावल खाने से भी कब बनता है, तो हम अपने दैनंदिन क्रिया में मतलब क्या भोजन करें फिर हम कब प्रकृति वाले? नहीं, ये चूंकि क्या होता है कि कफ प्रकृति होती है, परंतु हमारी तासीर क्या है। अगर आपको कफ जब तकलीफ है तब ना करें अधिक, चूंकि गेहूं और चावल हमारा नित्य का भोजन है और नित्य के भोजन में हमारे बहुत जरूर आवश्यक है, जिसमें आपको कहा भी गया है, प्रभु स्वामी जी भी कहते हैं कि गेहूं और चावल हम अगर इसको ऐसे खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जो शक्कर की मात्रा है वो बहुत जल्दी छोड़ देता है और शक्कर का लेवल भी बढ़ा देता है। और शक्कर का लेवल जब बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो कफ नाशक है, क्योंकि इसमें आपकी कफ नाशक, अगर आपको कफ दोष, वात पित्त और कफ दोष है तो आप उसको ना लें। अधिकतर उसको रेगी रोटी जिसको कहते हैं आप खाएं, ये नहीं, परंतु चूंकि इसको छोड़ दें, क्योंकि जिस चीज जो रेगुलर भोजन हमारा है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, परंतु अगर हम जैसे कहते हैं ना ज्वार मिक्स करके भोजन, साथ मोटे अनाज का भोजन अगर हम ये करेंगे तो वो हमारे लिए कफ प्रकृति वाले लोगों को नुकसान नहीं करेगा। जी। तो जैसे सुना है कि मिला जुला अनाज नहीं खाना चाहिए ताकि पाचन तंत्र को मतलब सुदृढ़ नहीं करता। साफ धान का अनाज जिसको अभी कहते हैं, उसमें अभी कुछ दिन पहले आहार में यही चर्चा हुई थी, जिसमें शायद ज्वार एक ऐसी चीज है जिसको हम हमेशा ले सकते हैं। बाकी का मक्का है, आप मक्का ठंडी के दिन में ही लेंगे, क्योंकि वो आपको गर्म तासीर होती है, उसकी बाजरे की गर्म तासीर होती है, तो इस सब का अनाज साथ में ना ले। पर ज्वार कुछ ऐसी चीज होती है, और इसके साथ हम सारी गेहूं की रोटी नहीं खाएं, चावल ही चावल ना खाएं, उसके लिए होता है। हम जब सारी चीज खाते हैं तो उसके साथ ये क्योंकि कोई चीज अगर कफनाशक है तो उसके साथ हम दूसरी चीज भी ले सकते हैं जिससे हमारे उसका समन हो जाए। तो हम भोजन में सारी चीज को शामिल इसलिए किया जाता है, जैसे हम भोजन करते हैं, सब्जी करते हैं, सब्जी में आपके जो मसाले हैं वो, जिसमें कि आपका अदरक हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, राई हुई, मेथी हुआ, जीरा हुआ, ये कफनाशक हैं सब, तो उसको सबसाइड कर देते हैं, इसलिए आपको उसका असर नहीं पड़ता। और इसका असर धीरे धीरे होता है, क्योंकि हम अपने जहाँ पे साउथ में आप चले जाएंगे गेहूं बिल्कुल नहीं खाएंगे, चावल ही चावल खाएंगे, परंतु उनकी चूंकि उसकी प्रदेश की स्थिति, उनके जलवायु वैसी है, इसलिए उनको पच भी जाता है। इसे पाचन शक्ति को कमजोर करने के कारण शरीर पे विपरीत असर छोड़ते हैं, इसलिए इनको कहा गया है विरुद्धाहार। क्योंकि बहुत लंबा विषय है इसमें, तो फिर इसमें तो मैन टू मैन हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब चूंकि गेहूं चावल अगर आपकी शक्कर की मात्रा को बढ़ाते हैं या कफ कारक होते हैं, परंतु इसके साथ अगर हम सब्जी में अगर हम अपने मसालों का उपयोग सामान्य रूप से करते हैं, वो उसका समन करते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर में इसका आहार नहीं होता। जी धन्यवाद। आगे आदरणीय ओमकारनाथ भाई साहब ने हैंड राइज किया। जी स्वागत है। जी नमस्कार दीदी, गौर साहब को भी नमस्कार। मैं ओमकारनाथ, पतंजलि किसान समिति पलामू झारखंड से हूँ। और मेरा समस्या है गौर साहब जी,
मेरा समस्या है कि खाना खाने के बाद सुबह नाश्ता कर ही लेते हैं तो फिर उसके बाद भूख नहीं लगता है, मतलब गैस फॉर्म होता है सुबह और पेट भरा भरा लगता है। और मेरा समस्या और हो रहा है कि फिर वो बरसात के दिन में, ठंडा के दिन में शरीर में खुजली शुरू हो जाता है। तो क्या समस्या है, कौन सा मेरा दोष बढ़ा हुआ है और आप इसके लिए हम सुबह भोजन में क्या क्या साथ। अब चूंकि आपका बात रोग तो आप खुद ही बता रहे हैं कि चूंकि गैस बनता है ना, तो बात गैस रोग एसिडिटी अगर एसिडिटी आपका टाइप का जी। एसिडिटी है तो आप सबसे पहले दिनचर्या में अगर सुबह उठते से ही खाली पेट अगर आप चाय कॉफी और दूध का सेवन करते हैं वो सबसे आपके लिए बेकार बात है। नहीं नहीं, ये सब तो नहीं करते हैं। हाँ, तो ये नहीं, मतलब चाय दूध कॉफी जो भी अगर है ये खाली पेट अधिक देर तक नहीं रहना। और चूंकि अगर अपन प्राणायाम नित्य करते हैं तो शायद इसमें अंतर तो आ जाना चाहिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मुझे भी वही समस्या हुआ करती थी बहुत पहले, परंतु जब से मैं मतलब रेगुलर जुड़ा हूँ और उसके कारण ये सब चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो गई हैं। तो अब चूंकि हमें दोपहर में भोजन कब करते हैं फिर आप? जी, वो 9-10 बजे हम वो नाश्ता ही करते हैं, लेकिन फिर दोपहर में फिर खाने के लिए मन नहीं करता है, वो मतलब लगता है कि पेट भरा आप हुआ है। 9 से 10 बजे अगर नाश्ता करते हैं तो वो टाइम ही गलत है ना सर, क्योंकि उसमें टाइमिंग वाली बात नहीं आ पाई, क्योंकि तो जो हम ऐसा कहा गया है कि सुबह का भोजन अगर हमने प्रॉपर तरीके से अच्छे से ले लिया तो दोपहर को भोजन नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि सुबह का भोजन महाराजा जैसा, दोपहर का भोजन गरीबों जैसा और शाम का भोजन कंगीरों जैसा। मतलब जो लिक्विड डाइट थोड़े बहुत मिल जाए वो शाम को करना चाहिए, तो ऐसा हम करते नहीं है। फिर भी सुबह का भोजन अगर 9 और 10 बजे तक अगर आप खाली पेट रहते हैं, चाय दूध कॉफी नाश्ता कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत एसिडिटी हल्का तो फुल्का, बढ़ेगी ही। थोड़ा बहुत छाछ वगैरह ले लेते हैं सुबह में छाछ ले लिए या कुछ पनीर वगैरह थोड़ा सा ले लिए, तो बस यही है। उसके बाद फिर वो 9-10 नहीं, बजे। पनीर भी आपको नहीं लेना चाहिए खाली पेट। भोजन के टाइम छाछ दोपहर में आपको लेना है भोजन के साथ, क्योंकि उसमें छाछ भी खटाई होती है। अल्टीमेटली छाछ बहुत बढ़िया है, दोपहर में आप भोजन के साथ लेंगे, पर सुबह सुबह खाली पेट अगर आप छाछ खा लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने आंवले की खटाई भी सुबह सुबह खाली खाली पेट, वो भी आपको अमृत है आंवला, परंतु गैस एसिडिटी बढ़ा देगा, क्योंकि आपकी प्रकृति ये है। तो गैस बढ़ाने वाले हम चीज खाएं ना, जैसे छाछ भी नहीं लेना है खाली पेट आपको, अगर आपकी प्रवृत्ति है। जो जिसको गैस की शिकायत नहीं है तो वो आपको बिल्कुल ये करेगा। तो आप इसलिए सुबह सुबह आप खाली पेट ना, जैसे अंकुरित अनाज सुबह सुबह शुरू कर दें, तो अंकुरित अनाज लें, क्योंकि आप कुछ चीज नहीं ले रहे हैं, तो अंकुरित मूंग अनाज वगैरह लेके देखेंगे तो आपको खाली पेट भी नहीं रहेगा। और थोड़ा थोड़ा लें, जिससे कि आपको दोपहर में भोजन आप चूंकि या तो फिर नाश्ता ना करें और अंकुरित अनाज लेने के साथ में दोपहर में सीधा भोजन करें, और दोपहर का भोजन भी 11 से 12 बजे के बीच में आप कर लें तो ही आपके लिए ठीक होगा। और उधर शाम को आप कुछ हल्का फुल्का कुछ ले सकते हैं 4 बजे, जिससे कि आपका पेट अधिक देर तक खाली ना हो। तो सुबह का शेड्यूल चेंज करिए आप थोड़ा सा। सुबह एसिड बनता है क्या इनको, एसिड? जी जी, एसिड अगर भी एसिड बनता है। बनता हो तो उसका परफेक्ट इलाज सौंफ चालू कर दे, सौंफ, आपका बीमारी पूरी दूर हो जाएगी। सौंफ 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 खाने के बाद सौंफ लें? नहीं, दिन भर सौंफ खा, थोड़ी थोड़ी दिन भर। सौंफ रख लो, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। सौंफ चालू करो आप। जी 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 जी, बहुत बढ़िया चीज बताइए। सौंफ तो हमेशा और पेट साफ करने में भी सहायक होती है, गैस भी नहीं बनाएगी। बहुत बढ़िया भाई जी ने आपको ये सुझाव दिया आजमाया है। हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ। मेरे को भी बहुत एसिड बनती थी, मैं बहुत परेशान था, बहुत से डॉक्टरों को घूम आया, इतना परेशान था, बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन सौंफ, एक ने कोई ने बताया सौंफ चालू, वो सौंफ से पूरी बीमारी खत्म हो। और जी, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद ओंकारनाथ साहब, आपने अपना सवाल किया। और मुझे लगता है कि सोप तो है, मगर अजवाइन भी बोलते हैं ना, कि कोई बोलते हैं अजवाइन खाने से भी पेट की गैस जो है वो कम हो जाती है।
जी ओम। ओम। जी बहन जी, अजवाइन गर्म होती है तो वो एसिड बढ़ाएगी। और एसिड बढ़ाई। साहब को, ओमकारनाथ जी को लीवर के लिए जो गैस बन रही है उनको, एसिडिटी अलग बात है, गैस अलग है, तो उसके लिए लीवोग्रेट गोधन अर्क के साथ खाली पेट एक गोली दोनों टाइम लें, और लीवामृत एडवांस भोजन के बाद, तो इनका लीवर मजबूत हो जाएगा, तो ये सारी समस्याएं एसिड गैस सब बनना बंद हो जाती। लिवोग्रेट और लीवामृत, लिवोग्रेट। हाँ लिवोग्रेट। लीवोग्रेट एक गोली सुबह शाम खाली पेट गोधन अर्क के साथ, गोधन अर्क ले लें 2 ढक्कन आधा कप पानी में, और उसके साथ लें। और गोधन अर्क तो सभी को लेना चाहिए खाली, और इस महीने में लीवामृत लीवोग्रेट सबको खा लेना चाहिए हफ्ते 15 दिन, तो किसी को गैस एसिडिटी ये सारी समस्याएं नहीं होगी। इस समय हमारा अग्निमांद्य होता है तो पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, तो रात्रि भोजन भी त्याग दें। भादों के माह में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और हमारे आदरणीय गौर साहब ने जो बताया, विरुद्ध आहार न करें, ये सारे आहार उसी हिसाब से लें, उनके हिसाब से, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सौंफ का भी सेवन करें, जैसा हमारे आदरणीय मुकेश जी ने बताया। जी ओम। गोधन अर्क का मतलब गोमूत्र। जी आदरणीय। हाँ, गोमूत्र जो होता है, अगर जी खुद के पास फैला हुआ अगर है तो ठीक है, नहीं तो अपना पतंजलि का उपयोग करें, बहुत बढ़िया आता है। जो गोधन ताजा अर्क ताजा तो घर रामबाण और का, ये सब। हाँ गोधन अर्क तो यूज करते हैं तो बहुत अच्छा, गैस में तुरंत हमको रिलीफ मिलता है, बहुत फायदा करता है। लेकिन इधर कुछ दिन से छोड़े हुए हैं तो फिर मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गया। तो हम ऐसा भोजन ही मेरा करें कि हमारा बढ़े नहीं। और गोधन अर्क तो लेते हैं, तो हम चाह रहे थे कि वो घर का जो छनावर हो जाता है सही रहेगा। जी हाँ, धन्यवाद। आदरणीय ओमकारनाथ भाई साहब, और भी पूछना है? ना ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहन जी। गौर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी विरुद्ध अन्न के बारे में, और निश्चित रूप से वह हम सबके लिए प्रेरणादायी भी है। गौर सर जी, ये इस चर्चाओं में या ऐसी चर्चाएं जब भी होती है तो 2 प्रश्न मेरे मन में आते हैं, उसका समाधान आप देंगे ऐसी अपेक्षा है। एक तो कोशिश करूंगा सर। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, एक तो ऐसा है कि जहाँ पे लोग शारीरिक परिश्रम करते, यानी अपने किसान बोलो मजदूर बोलो, जी, वो लोग 2 ही बार खाना खाते, या सवेरे भी खाते तो भी वो रोटी चावल जो भी है उनका, बाकी अलग से कोई जी, नाश्ता बनता नहीं उनके घर में, आमतौर पर देखा गया है। तो इन लोगों को मतलब जो अपन एसिडिटी या गैस और बाकी सब जो अपन बोलते हैं, ये तकलीफें होती नहीं। मुझे इसका रिलेशन लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज से ये सब जो समस्याएं है, जो श्रमजीवी लोग हैं उनको नहीं होती, और जो श्रमजीवी नहीं होते इन्हीं को ये सब समस्याएं होती है। तो उसका जो एक इलाज दवाइयां है बगैर श्रमजीवी के लिए, तो श्रमजीवी के लिए एक्सरसाइज यदि हम करें या फिजिकल वर्क करें तो ये हो सकता है, ऐसा एक समाधान लगता है। दूसरा चीज कि जिन प्रदेशों में जैसा कि अपना साउथ का पार्ट है या फिर जापान जैसे कई देश है, कि आंकड़े वाली तो ये बोलती है कि सबसे ज्यादा अनाज अगर पूरे दुनिया में खाया जाता है तो चावल खाया जाता है। करीबन 60% आबादी चावल पे ही गुजारा करती है, और हमेशा सवेरे शाम दोपहर में चावल ही खाया जाता है, और वहां पे जो भी सब्जियां हो या मछली हो उसी को खाते हैं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो इसके बावजूद भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यानी कफ या आदि जो समस्याएं अपन होती है नहीं होती है, ऐसा बोलता हूँ मैं। तो ये क्यों नहीं होता, ये 60% आबादी को या उसमें से जो भी श्रमजीवी है उनको क्यों नहीं होता, इसका अगर कुछ रिलेशन है या उस संदर्भ में कुछ जानकारी है तो कृपया दीजिए। धन्यवाद जी। पहला तो सर जो आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं श्रम वाले, वो मैं जहां तक मानता हूं वो विरुद्ध आहार नहीं करते, वो कभी पार्टियों में नहीं जाते हैं, वो कभी, क्योंकि उनका एक भोजन ही है
कि सुबह से रोटी, अगर मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, जो उनको खाना है वो खा रहे हैं, या चावल खा रहे हैं और अपने काम पे चले गए। और जो श्रम करता है सर, उसके साथ आपने देखा होगा कि जो सिर पे बोझा ढो रहा है, गिट्टी ढो रहा है, अपना जमीन मट्टी खोद रहा है, वो अपना साथ हाथ में जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, हैंड जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी जिसको बोला गया है, कि वो सारी मेहनत करने से उसके पैर और हाथ के जो पॉइंट उसके जो एक्टिव रहते हैं सारे ऑर्गन्स के, चाहे किडनी का, लीवर का, पेनक्रियास का, तो वो उसकी पाचन शक्ति इतनी जोरदार अच्छी होती है कि वो सारी चीज को पहले तो पचा लेता है। और विरुद्ध आहार करने से क्या होता है कि विरुद्ध आहार हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करता है। तो ना उसकी पाचन शक्ति कमजोर है, क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। दूसरी चीज, विरुद्ध आहार नहीं ले रहा है, तो वो सारी चीज उसको पच जाती है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी चीज को वो पचा लेगा, कोई भी पचा लेगा। आप हम खुद पचा लेते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा सर कि हम सर्दियों में बढ़िया क्या बोलते पराठे भी खाएंगे और पकोड़े भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, और साथ में चाय कॉफी भी पिएंगे। पीने वाले जो नहीं पीते वो अलग है। तो ये हम विरुद्ध आहार उसको भी पचा जाते हैं। तो मैं तो बोलूंगा श्रम, शारीरिक श्रम सबसे अच्छी चीज है। और आपने जो बोला कि अगर शारीरिक श्रम करते हैं तो ये सब विरुद्ध आहार की तरफ हम ध्यान ही नहीं जाएगा। दूसरा है जो जैसे चावल के ऊपर हमारी जो अधिक जनसंख्या उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप चावल के लिए चले जाएं कलकत्ता में या साउथ में, ये चावल का उपयोग करते हैं। तो जैसा कहा गया है कि जो आहार है वो हमारी देश की, प्रदेश की जलवायु के आधार पर और वहां पे उपलब्ध आहार के आधार पर अगर हम करेंगे तो उसका हमें चूंकि विरुद्ध असर नहीं पड़ेगा। और चूंकि उनका शरीर भी उसी जलवायु के आधार पर सेट होता है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि इसलिए उनके ऊपर विपरीत असर नहीं होता है। अब चूंकि साउथ में आप चले जाएंगे तो आपको चावल जरूर खा रहे हैं, परंतु वहां की जो मौसम और जलवायु है इतनी गर्म होती है, हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, पसीना आते रहता है। तो जो अतिरिक्त आपको अगर चावल ही चावल खाया, अगर आपने उसने शक्कर की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा पहुंचा दी, परंतु आपने थोड़ा पैदल भी चल लिया, कोई भी काम कर लिया, तो आपके पसीने के द्वारा वो आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। और जब वो चीज बाहर निकल गई तो आपके, इसलिए वो जहाँ तक सब उसके ऊपर जी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद गौर साहब, बहुत अच्छा आपने उसका एक्सप्लेनेशन, जो यानी पसीने के हिसाब से वो जो टॉक्सिन से वो बाहर निकल जाते हैं और इसलिए असर नहीं करता। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। वो सुंदर चर्चा। आगे हमारे सदन में और भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, भाई साहब स्वागत है आपका। जी आदरणीय दीदी जी, सादर नमन हमारे सदन को और आज के मुख्य अतिथि जी। आहार पर सुंदर चर्चा उन्होंने की और ये चर्चा आगे हो रही है, उनका हार्दिक अभिनंदन। और क्योंकि जब मैं आदरणीय अतिथि जी को, श्री गौर साहब को देखता हूँ, तो उनको उनके शरीर की जो स्वस्थता है, वास्तव में ही जिन्होंने शुद्ध आहार और अच्छा आहार लिया है, उसी के आधार पर मैं उनको एक इमेज करता हूँ उनका और धन्यवाद, समझता धन्यवाद हूँ। सर, धन्यवाद सर। और ये यानी उनके जो वार्तालाप है वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो जब स्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने की बात करते हैं। जी आदरणीय, मैं तो अधिक तो नहीं जोड़ पाऊंगा, लेकिन हाँ, कल परसों में जो सात्विक मूवमेंट के लोगों के साथ था, तो उनका ये कहना था कि जैसे हम नारियल का जूस ले लेते हैं या एस्कर्ट का जूस ले लेते हैं, वो लोग खूब इसको यूज करते हैं, उनके फॉलोवर भी। तो कहते हैं कि इनमें भी इतनी शक्ति होती है कि अन्न से अधिक शक्ति होती है। और हमने जब 2-3 दिन लगातार ये जूस अलग अलग टाइम पे पिए, तो बोले कि इसमें अब टहलना हमें बहुत जरूरी है।
तो यही बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर इन जूस भी हमारे शरीर में जब जाता है तो हमें थोड़ा चहलकदमी शरीर को करनी होगी, ऐसी मैंने ऐसे सीखा है इन दिनों। और आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी के माध्यम से ये सीखा है कि किस तरह से हम ऋतु के अनुसार अगर भोजन करें और मौसम के अनुसार भोजन करें, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्षेत्रता को देखते हुए जिस क्षेत्र में हमें वहीं का अन्न ग्रहण करें, तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और प्रणाम, सदन को नमन। जी ओम। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर दिनेश भैया। और जी मेरा एक सवाल है गौर साहब से कि हम भोजन जी की बहन जी। थाली बनाते हैं, तो भोजन हमारे थाली में लेते हैं, तो उस टाइम हम दाल, चावल, रोटी, अचार और भी कुछ जैसे कि नींबू है और टमाटर है, गाजर है, बीट है, और इतने सब हम एक साथ ये खा सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ भोजन करना है? ये जो है काकड़ी, बीट, ये टमाटर, ये सब प्याज वगैरह, ये हम यूज कर सकते हैं एक साथ ही? देखिए बहन जी, क्या है, सभी का टाइम भोजन का जो समय दिया हुआ है, जैसे अभी आयुर्वेद कहता है कि सलाद को भोजन के पहले करना चाहिए। जितने कच्चे फल हैं, ककड़ी है या जो भी हम चुकंदर हैं, मूली है, ये इनका सबका भी समय होता है। जैसे मूली है, रात को नहीं खाना है, ककड़ी है, खीरा है, आपको रात को नहीं खाना है। और चूंकि चुकंदर भी ऋतु अनुसार आपको नुकसानदेह हो सकता है। जैसे आप मैंने बताया था बसंत ऋतु में चुकंदर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ऋतु अनुसार अपने जो गुण हैं वो उसको शरीर के ऊपर विपरीत असर छोड़ते हैं। क्योंकि इसका 24 घंटे में एक ऑर्गन क्लॉक है हमारे, 2-2 घंटे का होता है, जो कि उस 2 घंटे में हार्ट काम करता है, 2 घंटे में लंग्स काम करते हैं, 2 घंटे आपका लीवर काम करता है। ऐसे एक ऑर्गन क्लॉक है। वो ऑर्गन क्लॉक मैंने जब प्राकृतिक चिकित्सा और सुजोग में जब मैंने थोड़ी स्टडी की थी, उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि 24 घंटे में हमारे हर 2-2 घंटे में हर अलग अलग ऑर्गन क्लॉक्स होते हैं और वो उसमें एक्टिवेट रहते हैं। अब चूंकि आपने कब खाया है और कब उसका असर होगा, तो और इतने ज्यादा चूंकि हम एक शेड्यूल बना लें, उसमें एक चार्ट दिया हुआ रहता है। मैंने आहार के बारे में जब पढ़ा था, तो वो तो आज मेरे पास कोई डाटा है नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें कौन से महीने में और किस समय में क्या चीज हमको खाना चाहिए, सलाद कितना लेना चाहिए, दूध कितना लेना चाहिए, अनाज कितना लेना चाहिए। इसी प्रकार से हमें एक टाइम बना लेना चाहिए कि आज हम चुकंदर ही खाएंगे या ककड़ी और प्याज ही खाएंगे, तो जिससे कि हमारे एक दूसरे से कोरिलेटेड भी मतलब अगर विरुद्ध आहार होता है तो हमें उसका असर भी नहीं होगा, और हम एक साथ उसको उपयोग भी करेंगे तो हमें विरुद्ध आहार की गिनती में नहीं आएगा। तो इसलिए सादा खाने के साथ हमें ये ध्यान जरूर रहे कि आप अचार की बात कर रहे हैं कि अचार आप रोज खाएं, परंतु खटाई वाला जो अचार होता है वो जिसमें केरी, आम का अचार, आम की खटाई, तो जोड़ों के दर्दों के लिए दुश्मन है, वो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो उसकी बजाय आप हरी चटनी, हरी धनिया, पुदीना, इस टाइप की चीज, आंवले की चटनी, ये आप लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। वनस्पति की जो या तो रेडीमेड अचार या घर में डाला हुआ अचार है वो भी ना खाएं। जी बहुत सुंदर गौर साहब, क्योंकि हम बाहर का भी भोजन करते हैं, कई पार्टी में जाते हैं, शादी में, तो वहां पर बहुत सारे सलाद के लगाए लेते हैं, तो फिर वह हम सभी लोग थाली में वही लेते हैं कि पहले सलाद, एक काकड़ी, प्याज, टमाटर, ये भी और ये सब। मैं अगर अभी जैसे दिनेश भाई जी ने जैसे बताया था ना, तो मैं कभी भी अगर जाता हूँ तो कभी भी विरुद्ध आहार वाली चीज में, जैसे कि आपने बोल दिया, मैं दही बड़े कभी नहीं खाता रात में, अपने घर में भी अगर बनते हैं तो मैं नहीं खाता।
सलाद के नाम पे अगर चूंकि ककड़ी भी नहीं लेते, मूली भी नहीं लेता मैं, अगर गाजर का टुकड़ा एक दो ले लिया तो ठीक है, वो तो ले लिया, और पापड़ भी नहीं लेता मैं आपको बता दूं। तो चूंकि और अगर एक दिन हम खा भी लेते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु फिर भी नुकसान होता है विपरीत आहार लेने से। ऐसा नहीं कि एक दिन हम खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु आप देखेंगे ये सब चीजें हम खाने से आपने देखा होगा शरीर में भारीपन होता है, तो ये सब चीजें ना लें, कोई जी, एक चीज बहुत ले लें सुंदर। ज्यादा कुछ। जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो बात वही आती है कि हम सारी चीज उस स्टाइल के ऊपर तो सजी हुई रखी रहती है, जिसे हम लेते हैं तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। मेरा इतना ही मानना है, इतना ही कहना है, क्योंकि उसमें हम खटाई भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि नींबू भी रखा रहता है, और सलाद में नींबू भी खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी जैसे तरबूज, मैंने आपको बताया कि ठंडे पानी के साथ तरबूज नहीं लेना चाहिए। हम बर्फ के ऊपर रखा हुआ तरबूज जो है, बढ़िया पार्टी में जाते हैं, उनका वहाँ पे फ्रूट सलाद का काउंटर है, वहाँ पे बढ़िया आप पपीता और उसको ठंडे वाले उसको खा रहे हैं, वो आपको नुकसान करेगा, तरबूज फायदा नहीं करेगा। ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात होती है, छोटी छोटी। फ्रिज में रखा हुआ तरबूज खा सकते हैं? फ्रिज में देखिए, रखा हुआ अगर तरबूज निकाल कर अधिक काट ठंडा के खा नहीं सकते हैं? खाना, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, उसको कम से कम आधा घंटे बाहर रखें, क्योंकि वो जी ठीक। उसके किसी भी चीज को बेअसर कर देता है अधिक ठंडापन। तो इसलिए पानी, ठंडे पानी के साथ तरबूज लेना विरुद्ध आहार में आता है। तो जब ठंडा पानी अगर है, तो अगर हम उसको ठंडे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे और खाएंगे तो नुकसान करेगा जरूर। जी जी आदरणीय, एक कई बार वाक्य ये सामने आते हैं कि जब कहा जाता है कि जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, इनको जब हम खा लेते हैं तो उसके बाद पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। तो इसमें कितनी सत्यता है और ऐसा क्यों करना चाहिए? जी आप। क्योंकि क्यों इसलिए करना चाहिए कि खीरा और तरबूज अपने आप में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है उसमें, तरबूज में। और चूंकि भोजन के पहले ही करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि हमारी जो प्रदीप्त होती है, जठराग्नि शांत हो जाती है अगर भोजन के तुरंत बाद हम करते हैं तो इसलिए पानी की पूर्ति की तो वो वैसे अपने आप कर देता है। आप मुंह साफ करने के लिए कुल्ला करके एक घूंट पानी पीना, ये करना, वो एक अलग चीज हो जाती है। परंतु आपने अगर अधिक पानी पिया तो वो पाचन शक्ति को कमजोर कर देगा। किसी भी चीज, चाहे आप फल खाएं, मिठाई खाएं, खाना खाएं, उसके कुछ भी तुरंत बाद अगर अपन पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि आपकी और कम जोर होगी, मंद हो जाएगी, और वो आपको पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, और वो जो चीज खाई है आपने, तरबूज खाई हो चाहे कोई भी चीज खाई हो, वो नहीं पचेगा। जी धन्यवाद। जी, डॉक्टर दुबे सर ने भी हैंड राइज किया है। जी स्वागत है सर। धन्यवाद बहनी। गौर साहब से मेरा एक नम्र निवेदन था कि आपने जो विरुद्ध आहार की टिप्स दी है, या कुछ ठंडा नहीं खाना चाहिए, या जो भी आपने बोला है, इसको यदि आप एक नोट बना के अपने ग्रुप में डाल देते हो, और वो यदि नोट जो है वो नोट यदि घर घर में लग जाएंगी, तो कम से कम लिखित रूप में झेरॉक्स करके अपने घर घर में लगे, तो निदा बच्चे या घर के मेंबर उसको देख लेंगे, और भाई उससे एक जन जागृति जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा घर घर तक पहुंच जाएगा। यह हमारा नम्र निवेदन है। तो इसकी जो टिप्स आपने बोली है, वो सूची और बाकी चीजें आप कृपया ग्रुप पर डालिए, यही नम्र निवेदन। मैं ग्रुप में आदरणीय बहन जी को दे दूंगा, ग्रुप में डाल देंगे। मैं चूंकि और मेरे पास जो डाटा, यहाँ मैं पुणे में हूँ, क्योंकि इटारसी में नहीं हूँ सर आज, तो एक दो दिन बाद में जाके पहुंचूंगा, तो विधिवत तरीके से जो मेरे पास डाटा है वो डाल दूंगा। नहीं तो अभी जो मैंने आज बोला है वो तो मैं आज लिपिबद्ध कर दूंगा और मैं दे दूंगा बहन जी को, तो वो डाल देंगे। धन्यवाद।
जी धन्यवाद जी गौर साहब। आज जो दुबे सर ने कहा है कि लिखित स्वरूप में, क्योंकि क्या है जी हम सुना है अगर लिखित स्वरूप में बहुत बार रहता है, हम देख देख के हम यूज कर सकते हैं, जी हमें क्या करना है जी ना। जी जी मैं आज इसको नोट बना के आपको बिल्कुल उसमें डाल दूंगा मैं। जी 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 धन्यवाद। जी आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, भाई साहब स्वागत है आपका। चलिए, बीच में उनका माइक ऑन हुआ था, मुझे लगा वो कुछ बोलना चाहते हैं। और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ जी रही है तो आप भी गौर साहब से कुछ सवाल कर आज सकते तो हैं। आज तो हमारे प्रांत प्रभारी महोदय एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या बात है सर? नहीं चल रहा है बढ़िया। जब आहार की नहीं नहीं चर्चा हो रही है तो अरे उनने बोला कि आप बोलो। और कैमरा तो दिखा दो, कैमरा तो दिखा। अरे तो मैं दिखा दो, कैमरा दिखा दो उसको, खुशी को। हाँ। और बहुत जी सुंदर ओम। क्लास रही। और मैं क्योंकि प्रवास पे निकला हूँ अभी, गंज बासोदा पहुंच रहा हूँ मैं। जी और बस तैयार हो रहा था, मैंने कहा अच्छा चल रहा जी है। जी और जो आहार, जो महत्वपूर्ण आपने बातें बताई, ये जरूरी है और यह अपनाना चाहिए। मैंने 20 दिन अभी गेहूं और चावल छोड़ दिया है टोटल। अभी मैं गया था जी 4 अगस्त को परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी भारती वाले में, तो वहां पे हम वहां मिले डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि आप भाई अगर खाना है तो 1-2 रोटी ज्वार बाजरा इनकी खाओ, गेहूं टोटल बिल्कुल बंद कर दो, चावल बंद कर दो। बंद कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया था। और हरी सब्जी और सलाद, और क्या है, भोजन को व्यक्ति रोटी मानता है। जब तक रोटी 6, 8, 10 रोटी ना खा ली तब तक कहता है मैंने भोजन ही नहीं किया है। अरे भाई आप सलाद खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, संतरा खाओ, मौसम्बी खाओ, ऋतु फल खाओ, जो भी ऋतु है ऋतु के अनुसार आपने बता ही दिया है, ये सब चीजें खाओ, यही तो भोजन है। अंकुरित सुबह से नहीं, अंकुरित रोटियां अनाज खाओ। रोटियां अगर खानी है तो ज्वार की रोटी सिर्फ 12 महीने आप खा सकते हो, नुकसान नहीं हाँ करेगी। बिल्कुल बाजरा और मक्का जरूर ठंड में खाना चाहिए, वो गर्म करती है थोड़ी सी। तो ज्वार की बाकी रोटी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओ जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, अपना माइक ऑन है, आप बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी ओम। ओ, सदन ओ, को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। भोजन पर बहुत बढ़िया जो है जानकारी दी गई, और इस जो जानकारी दी गई है उसमें से हम थोड़ा भी यदि पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा और श्रम पे थोड़ा ध्यान दें, बस इतना ही मेरा कहना है। जी ओम। ओम ओम। जी धन्यवाद। और अभी हमारे सदन में कोई भाई बहन का किसी कोई भी सवाल है तो कृपया अपना हैंड राइज करिए। और आप तो समापन कर दीजिए बहन जी। तो फिर हम समापन की तरफ चलते हैं। हाँ जरूर। जी जी, समापन के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ, वो आ पाए और आज के कार्यक्रम का समापन कर। जी जी दिनेश भैया, मेरी आवाज आ रही है? चले गए पहाड़ पर। चलिए जी, मेरा जी भाई साहब, आप आभार करा दीजिए। जी ओम। सदन को नमन। आज हमारे योग कक्षा भी बहुत बढ़िया रही। योग के साथ साथ ये जो मुख्य अतिथि महोदय ने जो हमें जानकारी दी वो भी अच्छी रही। आज सदन में उपस्थित आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आदरणीय अशोक पटवाल जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, दिनेश सैनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल जी, गजानन बाजड़ जी, इंद्र कुमार, कल्पना कोटले जी, कृष्ण कुमार जी,
ML गौर साहब जो आज हमारे मुख्य अतिथि थे, नरेंद्र वर्मा जी, नीलकंठ सांवले जी, निर्मला जोपे जी, ओमकार नाथ जी, प्रदीप राज जी, रघुवीर रावत जी, राजश्री कुशवाहा जी, रूप सिंह जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर जी, वैशाली विनायक जी, योगेश्वर रिकार्ड जी, आदरणीय हमारे राज प्रभारी जी और रंजना जी, आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई। ओम साधारण नमन जी। ओम जी ओम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय यमल गौर साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज मुख्य अतिथि, धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद बहन जी। जो मुझसे बन पाया, जो मुझे जानकारी में था, मैंने आपको देने का प्रयास किया है और आपने मुझे जो आज सौभाग्य दिया उसके लिए सदन को नमन सादर। जी ओम गौर साहब जी। जी जी ओम। ओम ओम। भैया वो उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं, बात हुई है 2 बार, परंतु वो कहीं बाहर उनका कहना है और जहाँ मैं हूँ, और वो कह रहे थे 30-31 किलोमीटर दूर हैं, तो वो शायद हाँ। आज का बोल रहे हैं कि आज कहीं इधर आने का प्लान है उनका शहर में। अच्छा अच्छा। आज भेंट करेंगे। ठीक है जी ओम, है ना? हाँ जी ओम ओम। जी ओम। चलिए कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं नए योग शिक्षक, नए चीफ गेस्ट के साथ। तब तक सबको ओम। सबका दिन मंगलमय हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बस जी ओम। धन्यवाद। जी ओम।